हाँ, लास्ट टाइम हम लोग ट्रायंगल रूल पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। ट्रायंगल रूल हो सकता है बहुत लोग क्लियर नहीं हुआ था, आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, है ना, और चीज़ों को समझें आप। ये मान लो क्या है आपका, ये क्या है, ये है आपका मान लो क्या वेक्टर बी है और एक क्या है वेक्टर सी है, सही है। और ऐसे मान लो क्या है वेक्टर ए है, इस पर ट्रायंगल रूल लगाना है। तो आप ऐसा जगह ढूंढे जहाँ से दो वेक्टर क्या हो निकल रहे हो ऐसे, सही है। देख लो कहाँ कहाँ है, आराम आराम से देखो कहाँ कहाँ पे ऐसी बात है, आराम से देखो। मिला ऐसा जगह जहाँ से दो वेक्टर क्या हो रहे हो निकल रहे हो, सही है। वो जगह कहाँ कहाँ है सर, यहाँ से क्या दो वेक्टर निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकलते हुए जाना चाहिए। एक ना, एक ऐसे जाना चाहिए, एक भी वैसे ही जाना चाहिए, मतलब ऐसा निकलना चाहिए। मतलब कैसा से बोलोगे, भी टाइप का और एरो ऊपर जाते हुए दिखाई देना चाहिए दोनों का, सही है। ऐसा है कहीं पे, यहाँ पे है क्या, नहीं सर। इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर आ रहा है, यहाँ देखो, नहीं दोनों एरो मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तो आप समझो ना कि वेक्टर चला यहाँ से, चला और ऐसे चला ऐसे और पहुँच गया क्या ऐसे। तो वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर नाम को किससे मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। इनिशियल और भाई जोड़ दिया, मतलब वेक्टर अपना ये बना, कौन ये बना ना, ये इनिशियल पॉइंट था एक तरीके से, ये क्या था इनिशियल था, और ये जहाँ पे आके मिल गए वो क्या हो गया फाइनल हो गया। तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ दिया, क्या बन गया वेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है, इनिशियल और फाइनल को जोड़ दिया क्या बन गया वेक्टर बन गया। क्लियर हो, अब वेक्टर बन गया, हाँ सर वेक्टर तो बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो वेक्टर बी और सी को ऐड करके बनाओगे, यानी बी यहाँ से यहाँ गए और यहाँ पहुँचे, वो शॉर्ट में क्या बना दो ए बना दो, उसी क्या बोलोगे ए बोलोगे। क्लियर, कुछ और क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल देकर देखें। जैसे मान लो कि ये है, सही है, और ये है। अगर मैं इसमें पूछूं क्या बोलोगे, और ये बी है, क्या बोलोगे ट्रायंगल रूल के हिसाब से, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ से वेक्टर निकला है तो ये क्या है इनिशियल पॉइंट है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। क्लियर हो, सही है। तो देखो आप यहाँ ऐसे चले और यहाँ पहुँच गए, तो वेक्टर क्या बना ये वाला। यानी कहने का मतलब बी वेक्टर जो है वो ए और सी के क्या सम के इक्वल है, सही है क्या, सही है। क्लियर हो, एक आध दो और एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लो एक आध दो और एग्जांपल दे रहा हूँ समझो। जैसे ये, ठीक है, ये आर है, ये क्यू है और ये क्या है पी है। क्या लिखोगे इसमें, ढूंढो भाई, जो जी बोल रहा हूँ उसको। ट्रायंगल रूल लगाना सीखो, क्या लिखोगे देखो इधर, यहाँ से निकला है ना, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है फाइनल पॉइंट है, सही है। तो ऐसे निकला यहाँ गया और ऐसे आया, सही है, सही है ना। वेक्टर यहाँ से निकला ऐसे और यहाँ आया ऐसे, सही है। तो आपका जो वेक्टर बना वो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट को जोड़ने से, यानी पी जो वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर प्लस क्यू के इक्वल होगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है। अच्छा अगली बात, जैसे मैं बोल दूं कि ए है और ये बी है और ये सी है, अब ढूंढो ऐसा कहाँ पे है जहाँ से दो वेक्टर निकले हों। ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है सर जहाँ से दो वेक्टर निकले हों। ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, फिर वहीं आ गया। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे हैं, कोइंसाइड हो जा रहे हैं, है ना। इसको इनिशियल बोल दो या क्या बोल दो फाइनल बोल दो। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए, तो क्या वेक्टर बनेगा, क्या वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वेक्टर क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर बोलोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या जीरो। इनिशियल पॉइंट आप समझो ना ऐसे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो, ऐसे बोल सकते हो। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या जीरो, सही है। कभी ऐसा मिले तो डरेंगे नहीं। जैसे ये मान लिया आपसे बोल दिया ये पी है, ये क्या है क्यू है ना, और ये क्या है आर है, तो क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या जीरो। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है जीरो है, देख लो कोई दिक्कत। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा जीरो। अच्छा इन बातों से मैं आपको पहले क्लास में लेके चलता हूँ। जैसे कुछ टीचर अगर मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे तो वेक्टर का डेफिनेशन ही अच्छे से नहीं बताया। आप याद करना पहला दिन मैं ये बोला हूँ पहले लेक्चर पे ही, पहले डे पे, भैया जो वेक्टर का डेफिनेशन जो मैं बताया हूँ ये पूरा डेफिनेशन नहीं बताया हूँ। क्लियर कट बोला हूँ ये वीडियो में, कि हो सकता है कोई देखे तो बोल देगा वेक्टर का डेफिनेशन गलत बताया है। क्यों,
कारण ये था कि उस समय मैं बताने के हालात में नहीं था। मैं आपको बोलता लेकिन आधा बात आपको समझ में आता, आधा नहीं समझ में आता। तो ऐसी बात बोलने से भी फायदा क्या था, है ना। वैसी बात वहाँ बोला जाए जहाँ पूरा पूरा समझ में आ जाए। आज वो दिन आ गया है ना, जहाँ हम ये पूरी बातों को समझा सकते हैं। पहली बात, वेक्टर का हम उस दिन आधा अधूरा डिफिनेशन लिखे थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। सही है, ये समझ में आ रहा है। ट्रायंगल रूल के डायग्राम जो है कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपको बताया था वेक्टर का डिफिनेशन। वेक्टर मतलब क्या होता है, ये बात तो लिखा ही था। विच है क्या, मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, एंड क्या हो, डायरेक्शन। इतनी बात तो लिखी गई थी। हाँ सर, अब इसको कोई लोग ना, मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं कि वेक्टर का डिफिनेशन तो अच्छे से बता दिया होता है मास्टर यार, मैं उसमें क्यों बताता भाई जिसमें आपको समझ ही नहीं आती वो बात। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आधा अधूरा डिफिनेशन था, मैं उस दिन भी बोला हूँ वीडियो में कि ये डिफिनेशन आधा अधूरा है। तो वेक्टर का मतलब क्या था, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ तक तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं है, ये बात तो पहले भी होता आ रहा है। हाँ सर, और वेक्टर का अगर पूरा डिफिनेशन पूछा जाए, है ना, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल रूल्स, ओबे द क्या, ट्रायंगल्स रूल, और ट्रायंगल्स रूल को क्या करें, फुलफिल करें, वैसे क्वांटिटी क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे द ट्रायंगल रूल, और ट्रायंगल रूल को भी क्या करे, वो ओबे करे, मतलब इस रूल को फॉलो करे। उसी वेक्टर को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। अरे भाई उस दिन मैं ट्रायंगल रूल बता दिया होता पहले क्लास में, तो तुमको बहुत लोगों को हवा ही नहीं लगता कि ये बोल क्या रहा है यार, पता नहीं क्या ट्रायंगल रूल की बात कर रहा है। सही है, तो वेक्टर का ये पूरा पूरा डिफिनेशन यही है ना। अगर कोई बोला होगा आपको पहले लेक्चर में ऐसा कि भैया वेक्टर का डिफिनेशन ही नहीं पूरा पूरा बताया गया, तो आज मैं आपको बता दूं कि देख लो ट्रायंगल रूल बताया हूँ मैं, स्टार्टिंग से ही दिमाग में बैठा रखा था कि ट्रायंगल रूल के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो वेक्टर का डिफिनेशन आप पूरा पूरा क्या लिखोगे, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे द क्या, और ट्रायंगल रूल को भी क्या करे, वो ओबे करे, फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर उतना उसमें क्या दिक्कत था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटियां होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होता है लेकिन वो वेक्टर नहीं कहलाते हैं। जैसे करंट, करंट का एग्जांपल लो। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि ये 5 एम्पियर करंट है ना, ये कितना करंट है, 5 एम्पियर, और जैसे मान लो कि इधर से यहाँ से भी, यहाँ से 3 एम्पियर और उसको मिल गया, है ना। 5 एम्पियर और 3 एम्पियर को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। ये तो सीधा जोड़ दे रहे हैं इसको, या मैं तुमको मतलब जो क्या बोलते करंट होता है वो वेक्टर ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है, जो क्या बोलते हो, ये जो होता है करंट वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो करंट होता है वो ना तो वेक्टर होता है ना ही स्केलर होता है, वो एक अलग क्वांटिटी होता है। क्या होता है मालूम है, जो करंट होता है वो ना तो, देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डायरेक्शन भी होता है करंट का, दिखाया रहता है, देखो मैग्नीट्यूड भी होती है उसकी, लेकिन वो ट्रायंगल रूल को ओबे, मतलब उसका अगर क्लोज लूप में बोलोगे तो करंट का सम 0 नहीं होगा। अगर ये देखो यहाँ पे वेक्टर का क्लोज लूप में सम कितना हो जा रहा है, 0, देख रहे हो ना। करंट का क्लोज लूप में सम 0 नहीं होता है, सही है। तो करंट ना वेक्टर होता है ना स्केलर होता है। करंट होता है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर TENSOR, और सारे क्वांटिटी होते हैं टेंसर। तो करंट ना तो वेक्टर में आता है ना ही स्केलर में होता है। करंट क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर का आज के बाद क्या डिफिनेशन बोलोगे, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे द क्या, ट्रायंगल, जो ट्रायंगल रूल को क्या करे, फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड क्या, वेक्टर। आपसे बोल देगा भैया कि भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों होते हैं, तो क्या है वेक्टर है, नहीं, ना तो वेक्टर ना ही स्केलर, ये टेंसर है, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी है। सही है, हाँ सर। अच्छा, इतनी बातों से आप क्या समझे, इन डायग्राम से क्या समझे आप, ये जो पीछे का डायग्राम था इनसे क्या समझे। इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है, मुझे एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि अगर सर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, 5 और 6 पिछले क्लास वाले 2 डायग्राम थे उनको भी देखो। अगर कोई 3 वेक्टर हैं, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर कोई 3 वेक्टर हैं और वो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई 3 वेक्टर हैं ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल होगा, कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल होगा, कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल होगा, या फिर तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा।
तभी वो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हम लोग लिख लेते हैं इसको। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई भी 3 वेक्टर दे दिए उससे ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी 3 वेक्टर दे दिए उससे ट्राइंगल बने या ना बने कोई जरूरी नहीं है। तो कब कैसे बनेगा, है ना? इफ थ्री वेक्टर्स 3 वेक्टर्स हैं, सही है, 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स क्या, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल्स को साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्राइंगल्स को साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर। देन तब क्या बोलोगे, सम ऑफ एनी 2, कोई 2 का सम इक्वल टू क्या, थर्ड, कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। यानी a + b = c, b + c = a, या फिर a + c = b होना चाहिए। और सम ऑफ ऑल 3 इज क्या, सम ऑफ ऑल 3 इज 0। तभी वो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर हो, कोई दिक्कत? देख लो भैया, आज के बाद ध्यान रखेंगे, कोई 3 वेक्टर्स हैं, कोई क्या है, 3 वेक्टर हैं, वो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट तब ही करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सम ऑफ एनी 2, कोई 2 का सम किसके, थर्ड के इक्वल हो, और सम ऑफ ऑल 3 इज 0। मैं एग्जांपल सबको समझाऊंगा, चिंता ना करें। सही है, कोई 3 वेक्टर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 वेक्टर दे दें वो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट करे ही करें, कोई जरूरी नहीं है। कब जरूरी है, कोई 2 का सम, कोई 2 का तीसरे के क्या हो, इक्वल हो, तीसरे के क्या हो, इक्वल हो। समझ में आ रही बात? कोई 2 का सम क्या हो, तीसरे के इक्वल हो, या फिर तीनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, है ना? क्या आप बोल रहे हो सर? मिटा रहा हूं इसको भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, आप जो बात बोल रहे हो सर उसको एग्जाम्पल से समझाओ तो ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, उस बात को मैं रहने देता हूँ, है ना? वेक्टर का डिफिनेशन, चलो डिफिनेशन मिटा दे रहा हूँ ना, और ये लिखी हुई बात क्या है इसको समझ लेते हैं पहले ना, उसके बाद मिटा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक? चलो, क्या बोला? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन ये है मेरा कि बताओ भाई, क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप - 5k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i कैप + 7j कैप, है ना, और -8k कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप + 4j कैप और -3k कैप। ये 3 वेक्टर हैं। क्या है? 3 वेक्टर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट, साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या भाई ये बताओ, ये तीनों साइड्स ट्राइंगल के, ये तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल्स को साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ, पूछा गया है। तो कोई 3 वेक्टर किसी ट्राइंगल्स के साइड्स को 2 ही केस में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला केस, या तो कोई 2 का सम किसके इक्वल हो, थर्ड के इक्वल हो, कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल हो, या फिर तीनों का सम क्या हो, 0। अब ढूंढो ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है ऐसा? किसमें? ए और सी को ऐड करो, ए और सी को ऐड करो, ए और सी को ऐड करो भाई। ये 2 लिखा हुआ है, 2 + 3 कितना होता है? 5 भाई। 3 + 4 क्या? 7, और -5 और -3 -8। सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है a + c = क्या है? b है। हाँ, कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल है सर। यस, ये ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा? यस। क्लियर हो? हाँ सर, ट्राइंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका डायग्राम बोल दूं, डायग्राम बना दो यार। कैसा बनेगा डायग्राम? तो
तो ए और सी का रिजल्ट कौन दे रहा है? बी। तो ए और सी को क्या करेंगे? सेम सेंस में रखेंगे, एक डायरेक्शन नहीं बोलते इसको, सेम सेंस में रखेंगे, है ना। ये ए और सी है और अपोजिट सेंस से किसको ले आएंगे? बी को। देख लो तो भाई, देख लो, देख लो, यहाँ से दो वेक्टर निकले थे, ये ऐसे गया, यह गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है क्या? फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, शॉर्ट में ऐसे चल दो, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या? बी। क्लियर हो? यही बात मैं लिखा हूँ। दो केस में हो सकते हैं, या तो कोई दो का सम तीसरे के इक्वल हो, या तीनों का सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ट्रायंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मिटा रहा हूँ भाई वो वाली लाइन को, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो भाई, है ना। मान लो एक क्वेश्चन ये है, तो और खुलोगे तुम लोग, ठीक है। वेक्टर ए इज टू, मान लो क्या है, 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, एंड वेक्टर बी इज टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, एंड वेक्टर सी इज टू 2i कैप, है ना, माइनस 4j कैप और माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट। क्या ये ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? थोड़ा देखो, सोच के बताओ। क्या है ट्राइंगल्स के, जो बच्चों को समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पॉज करके सोचे, क्या ये ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बताओ भाई। तुम गधे हो यार। बी और सी को ऐड करो तो 2i 4i माइनस 4 कर रहा है ना। बी और सी को ऐड करो, एक इक्वल है। कोई जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी ही सी हो, कोई, मैं क्या बोला, कोई दो का सम तीसरे के इक्वल हो, सही है। अब क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे सर बी प्लस सी, देख लो भाई, यहाँ पे जो लोग नहीं समझ में आ रहा है, बी प्लस सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है सर, समझ में आ रहा है? बी प्लस सी ए के इक्वल है, क्लियर हो? सही है। अच्छा, बी प्लस सी ए के इक्वल है सर, तो यस, आंसर क्या आएगा? यस। डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो बना सकते हो क्या? बी और सी क्या करेंगे? सेम सेंस में रख लेंगे, बी है और क्या है? सी है, और इधर से क्या लेंगे? किसको? ए को। अच्छा, ये इज द रिजल्ट ऑफ बी एंड सी, यहाँ पे बी इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताओ? मान लो कि ये वेक्टर ए है, 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 8k कैप, और ये वेक्टर सी है और 6i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 13k कैप। क्या ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट। क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं बता दूं, ए इज टू 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, बी इज टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप, सी इज टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या 13k कैप। क्या ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये +5 देखो बहुत लोग लग रहा हो सर ए प्लस बी के सी के इक्वल है, चलो 4 + 2 6 तो है, 3j और माइनस 2j तो है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? माइनस 13 नहीं है। क्लियर हो? क्या लिखोगे? नो। आंसर क्या आएगा? नो, नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो चीज़ों को सोचोगे ना तो उसका जवाब आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा, कैसा काहे हो रहा है, समझोगे बहुत अच्छे तरीके से तो आपको खुद ये सब चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक। सही है, स्क्रीन पॉज करो, लिखो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है सर, मिटा रहा हूँ भाई। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कि वेक्टर ए इज टू 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी इज टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर सी इज टू माइनस 6i कैप, है ना, माइनस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप। रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट। जो लोग को समझ में आ रहा है स्क्रीन पॉज करें और सोचें। रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट, रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल और नॉट। क्या ये ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो भाई सोचो, क्या ये ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोच के बताओ, बहुत देरी हो रहा है यार। ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखो तो मैथ नहीं आता है क्या तुमको? a प्लस बी प्लस सी करो तो कितना रहा है? a प्लस बी प्लस सी कितना रहा है? 4 प्लस 2 और 6 और माइनस 6 0, 3j और माइनस j प्लस 2j और माइनस 2j 0, माइनस 5 और प्लस 2 कितना? माइनस 3 और प्लस 3 0। a प्लस बी प्लस सी कितना? 0। ट्राइंगल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो केस तो था, कोई दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए या फिर तीनों का सम, ये भी तो लिखवाया हूँ, है ना, 0 होना चाहिए। डायग्राम बनाना हो तो ऐसा ऐसा और क्या ऐसा, सेम सेंस में रखना है तीनों को, मतलब जहाँ से आए हो वहीं पहुँच जाओ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या? 0। कोई दिक्कत? तो आज के बाद याद रहेगा, कोई 2-3 वेक्टर ट्राइंगल्स के साइड्स को तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब क्या? या दो का सम तीसरे के इक्वल हो या फिर तीनों का 0 के इक्वल। हाँ, आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट, हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर हैं भाई, कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर हैं, उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन। सही है? सही है। अब मान लो 2 वेक्टर हैं, लेट 2 वेक्टर्स, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स हैं। कोई दिक्कत? एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ऐसे रिजल्टेंट का कैलकुलेशन हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, उससे भी करने वाले, लेकिन अभी इसको भी देख लेते हैं, ये भी अपनी किताब में पढ़ने को है। सही है? तो ट्राइंगल से कैसे करते हैं? तो 2 वेक्टर जूम किया, ए और बी, समझ आ रहा है, और उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब a प्लस बी, उसके मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उनके मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कैसे? तो देख लो भाई, हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या जूम कर लिया? a, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को क्या बोल दिया? b, सिंपल b। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात, ये आपका वेक्टर ये है, सही है, ये क्या है? वेक्टर, और ये क्या है? वेक्टर बी है। सही है? ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। ऐसा देख लो ना, इस तरीके से बोल दो, एक मिनट, ये ए है ऐसा, और ये क्या है? बी है। ऐसा डायग्राम बनाओ तो थोड़ा आसान रहेगा चीज़ें, ठीक है? सही है? तो इनका रिजल्ट कहाँ है? ए प्लस बी, इनका नेट रिजल्ट, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट जोड़ दो तो ये इनका क्या होगा? रिजल्ट होगा। सही है? कोई दिक्कत? तो ये आर है, आर मतलब क्या है? ए प्लस बी। तो ये जो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड, मतलब इस लाइन का लेंथ ए और बी के टर्म में चाहिए। किसके टर्म में चाहिए? ए और बी के टर्म में चाहिए। सही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कुछ दिन पहले, का 2 लेक्चर पहले बताया हूँ कि 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल लिया जाता है वो हेड टू हेड लिया जाता है या टेल टू टेल। याद है?
दो वेक्टर के बीच का जो एंगल लिया जाता है या तो उनके हेड टू हेड लेंगे या टेल टू टेल। तो क्या ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपका दिमाग में चल रहा है, क्या ये वाला होगा थीटा? नहीं, कौन सा? उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला एंगल नहीं होगा। आप याद करो, मैं 2-3 लेक्चर पीछे बताया हूँ ये बात कि वेक्टर के बीच में जो एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल। सही है, तो ए और बी के बीच का एंगल ये होगा। इसको हेड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ना यार, तो देख लो ये दोनों का क्या टेल के बीच का हो जाएगा। ये थीटा है एक्चुअल में। सही है, ये थीटा है। आप ध्यान देना, है ना, ध्यान देना भाई। मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर वाला लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ, हो गया है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है उसमें, उस ट्राइंगल को मैं इधर लाता हूँ, ट्राइंगल को इधर लाता हूँ। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप समझेंगे। चलिए ध्यान देना भाई, उस ट्राइंगल को इधर ला रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। अब ध्यान देना सर, क्या खास बात है। ये वाला लेंथ कितना है, ये लाइन का लेंथ ए, और ये लाइन का लेंथ कितना है बी। अरे मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ही ना यार, मैग्नीट्यूड मतलब डंडे का लेंथ। पहले क्लास में अपन इतना जोड़ जोड़ दे के बात किए हैं। अब इस डंडे का लेंथ चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब डंडे का लेंथ, सिंपल। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डंडे का लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अब थोड़ा मैथ लगाते हैं यार, है ना। तो मैथ क्या लगाएंगे, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सर? किसी तरीके से ये वाला मालूम हो जाए सर, ये पूरा, और किसी तरीके से ये वाला मालूम हो जाए सर, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान दियो, ये जो ट्राइंगल ABC दिखाई दे रहा है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर ले लेंगे तो R मिल जाएगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। ये तो दिमाग लगाना है। हाँ सर सही बोल रहे हो। इसको मैं Y मान लेता हूँ, ये वाले को, इसको क्या बोल देता हूँ, X बोल देता हूँ। अच्छा ये बात ध्यान रहे, A, B एंड थीटा आर नोन। A, B एंड थीटा आर क्या, नोन। ये सब मतलब गिवन है। इन्हीं के टर्म में आपको R की वैल्यू चाहिए, है ना। ये डंडे का लेंथ चाहिए, किसके टर्म में, A, B एंड क्या, थीटा। ये सब नोन चीज है, नोन क्वांटिटी है। क्लियर हो? अच्छा तो B तो नोन है यार, Y अननोन है, तो थीटा के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, Y/B। सही है, तो यहाँ से Y की वैल्यू कितना आ जाएगा, B साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब ध्यान देना, अब इसके लिए क्या लिखूं, X वाले के लिए cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला बेस बाई, नहीं आता तुमको, बेस बाई क्या, हाइपोटेनियस, यानी क्या X/B। तो X की वैल्यू कितना आ जाएगा, B cos थीटा। सही है। अच्छा अब ट्राइंगल ABC आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ABC। ध्यान दियो, मैं देखो डायग्राम में बार बार, किताबों में आपको बार बार बना कर नहीं बताएगा, मैं बार बार आपको बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्या हो, दिमाग में समझ में अच्छे से आए। ये लेंथ मिल गया है, कितना आ गया, B साइन थीटा। अच्छा अपने को ये लेंथ चाहिए। अरे मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डंडे का लेंथ। सही है। अच्छा ध्यान दो, ये वाला कितना लेंथ है, ये वाला A, और ये वाला कितना आया, B cos थीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा, हाँ A प्लस X, यानी क्या, B cos थीटा। खत्म कहानी। सही है, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या करोगे, मिटा रहा हूं भाई उसको। हो गया क्या, लिखो वहां तक। सही है, उधर वाले को लिखो, मिटा रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन करना अपने को। ठीक है, हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ध्यान देना। हाँ भाई क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे R इज इक्वल टू, R क्या है, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है ना। R क्या है, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, B साइन थीटा। तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल मैथ है यार बच्चों, और प्लस A प्लस क्या, B cos थीटा का क्या, होल स्क्वायर। सही है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व क्या करोगे, ये वाला हो जाएगा कितना, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लगाना है A प्लस B का क्या, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या, 2AB cos थीटा। सही यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान दो,
यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो अंदर में क्या बच जाएगा? यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या है? बी स्क्वायर। तो अंदर में क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। बड़े गधे हो गया। इसमें फर्स्ट में और थर्ड में पूछ रहा हूँ भाई, फर्स्ट और थर्ड दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है दोनों में? बी स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस क्या? ए स्क्वायर प्लस क्या? 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट का क्या हो गया? फार्मूला हो गया एक तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab। ऐसा नहीं कि दो हम बोल दिए 5 न्यूटन और 3 न्यूटन कितना होता है तो 8 न्यूटन बोल दोगे दो, ऐसा नहीं बोलते है ना। उसका फार्मूला ये होता है कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को तो ऐड करना है सर, लेकिन उनके बीच का एंगल भी तो बताओ सर, तब अपन ऐड कर पाएंगे, ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे। कभी 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को 8 न्यूटन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। क्लियर हो? हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है। अच्छा अभी क्वेश्चन इस पर अपन नहीं करेंगे, पहली बात अभी क्वेश्चन नहीं करने वाले। क्यों? एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से भी डेरिवेशन देखेंगे, इसका सेम डेरिवेशन सेम चीज का, बस लॉ दूसरा है इसलिए उसको पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम लॉ से सेम डेरिवेशन को करेंगे, फार्मूला भी सेम फार्मूला लाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अब सुन लो, मैं तुमसे पूछ दूं, अरे बच्चा ये बताओ क्या ये एंगल बता सकते हो? ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, ये वाला है ना, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, सही है। एंगल ऑफ रिजल्टेंट मैं तुम लोग को याद भी करवा दूंगा, ये चिंता मत करना, विद वेक्टर है, बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, सही है। ये हाँ सुन लो, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? ए के साथ। तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा, tan अल्फा इज क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई ये पूरा परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये कितना है यार? b sin थीटा होल डिवाइडेड बाई ये वाला कितना है? a प्लस बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा अरे मार्ट साहब ये बताओ कि साइन अल्फा काहे नहीं निकाले, साइन अल्फा या कॉस अल्फा, ऐसा लग रहा होगा। तो हम लोग ज्यादातर आंसर किस में देते हैं? tan में ही देते हैं, और ये चीज पता है ना पहले से, तो tan में ही आंसर दिया जाता है तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो tan अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा? b sin थीटा प्लस क्या? a प्लस बी कॉस थीटा। अगर सुन लो, अगर अल्फा पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? अल्फा, तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूं इधर रफ में, कि मान लो कि कभी आप फंस गए, ऐसा आपके सामने कभी ऐसा मैटर आ गया कि tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है, tan अल्फा क्या है? 1/2 है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जाकर tan वाले में वैल्यू खोजो तो 1/2 कहीं पे नहीं मिलने वाला है। tan के टेबल में 0 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, 1 मिलेगा, √3 मिलेगा, और नॉट डिफाइंड, जिसको आप इनफिनाइट बोलते आते हो, ठीक है। मैथ का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो इसे में tan टेबल में तो 1/2 नहीं मिलने वाला है, तब क्या बोलोगे? अल्फा नहीं होगा, होगा अल्फा। क्या होगा? अल्फा। tan को उधर ले जाएंगे और क्या लिखेंगे? tan इनवर्स क्या? 1/2, ठीक है। कभी मैं तुमसे बोल दूं tan थीटा की वैल्यू x है, tan थीटा की वैल्यू क्या है? x है, थीटा बताओ यार क्या लिखोगे? tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या? x। ये सब आइडिया को आप सीख लीजिए, आप क्लास 11 से आए हो तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए। कभी मैं बोलता हूँ साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 है यार, साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 1/√3 है, थीटा बताओ, तो 1/√3 तो साइन टेबल में कहीं पे नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ना, तो क्या लिखोगे? थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 1/√3, सही है। तो आप चाहो तो अल्फा यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अल्फा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अल्फा tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, है ना। अभी चाहो तो इसको घेर भी सकते हो, नहीं तो फिर अभी इसका रिजल्ट डेरिवेशन एक बार और करेंगे अपन, है ना, चिंता नहीं करना है। अभी क्वेश्चन भी इस पर नहीं करने जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन इस पर नहीं करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनेंगे बहुत, लेकिन हम लोग कब करेंगे? जब पैरेललोग्राम लॉ चलेगा तब। पैरेललोग्राम लॉ से सेम डेरिवेशन करने वाले हैं, है ना। ये बस ट्रायंगल लॉ से डेरिवेशन कैसे होता है मैं आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। याद रखना, दो वेक्टर हैं, उनके रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सर दो से ज्यादा वेक्टर आएंगे तो उसका मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन ये दो वेक्टर वाला रट लेना, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद तो करना ही है, याद तो आपको करना ही है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab, ये रिजल्टेंट का फार्मूला है या रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का? मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ना कि रिजल्टेंट। बहुत लोग बोल देते हैं रिजल्टेंट, अलग बात है ना, जल्दी जल्दी में मैं भी बोल दे रहा हूँ। ये जो फार्मूला, इससे जो वैल्यू आएगा ना, वो क्या आएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। अच्छा अभी मैं इसके मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, है ना, ये सब चीज पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। स्पेशल केसेस पे कब चर्चा करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ के बाद चर्चा करेंगे, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो भाई।